as saprotrophic organism? Sir, organism that live on dead organism. Very good. The organism who depend upon dead and decay material for utilization or gaining of their food material. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीके मटेरियल पे अपने फूड लिए डिपेंड रहते हैं वो सैप्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। इसके बाद इस जो बैक्टीरिया की कैटेगरी है इसको कैटेगराइज, देखिए अभी तक आपने बैक्टीरिया के कितने जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझे। पहले तो आपने देखा कि ये मोनेरा का क्या है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा देखा गया दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, यानी ये सब प्लेसेस प्रेजेंट है। इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, ये हॉट स्ट्रीम में भी अवेलेबल है, डेजर्ट में अवेलेबल है, उसके साथ स्नो में अवेलेबल है, वाटर में अवेलेबल है, सॉइल में अवेलेबल है। इसके बाद इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, जिसमें आपका कौन सा है, कोकाई, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरलम। इसके बाद देखा गया कि इनका स्ट्रक्चर तो कैसा है, सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। ये सब पॉइंट आप लिखना चाहें तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक। इसके बाद देखा गया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं जनरली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप में कैसे, कीमो ऑटोट्रॉप, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉपिक इन नेचर। ये 5-6 पॉइंट समझ में आ गया बेटा आप लोग को? बेटा बोलिएगा। चलिए अब इसके बाद हम इनके बैक्टीरिया के टाइप्स पे चलते हैं, जहां पे हमें 2 टाइप मिलेंगे, एक आर्ची बैक्टीरिया मिलेगा और एक यू बैक्टीरिया मिलेगा। चलिए वो भी देखते हैं। बैक्टीरिया के हमें 2 टाइप मिली है, एक आपका है आर्ची बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन है आपका यू बैक्टीरिया। चलिए सुनिए, अब आर्ची बैक्टीरिया की बात करें तो जहां पे बताया गया है कि दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटेट, जहां पे टेम्परेचर या उनके सब्सटेंस डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया ये सॉल्टी प्लेस में मिले, यानी जहां पे ओशियन वाटर हो, सी वाटर हो, वहां पे मिलेगा तो इनका नाम होता है हेलोफिल्स। अगर यही बैक्टीरिया हाई ह्यूमिड टेम्परेचर पे मिलेगा, यानी टेम्परेचर जहां काफी ज्यादा हाई होगा, तो ऐसे काइंड के बैक्टीरिया कहलाते हैं हमारे थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक। इसके बाद एक आपका आता है जो मार्सी रीजन में पाया जाता है। मार्स जानते हो, बोलिएगा बेटा। अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग, कभी जब सीवर या गटर वगैरह क्लीन होता है तो आपको एक अनप्लीजेंट सी स्मेल मिलती है, स्मेल फील किया होगा कभी ना कभी? बोलिएगा। यस सर। तो वो जो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां कीचड़ या दलदल कहा जाता है, उसमें मिथनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यही बैक्टीरिया पर्टिकुलर काउ डंग के यानी रूमिनेंट के एनिमल्स के मिडगट में पाए जाते हैं, उनके नेक में पाया जाता है, जिस कारण से क्या करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। और यही मीथेन आगे चल के किस में हेल्प करता है, बायोगैस में हेल्प करता है। अब देखिए पहला हमारा आया कि सॉल्टी प्लेस पे है तो वो हेलोफिल्स कहलाए। सेकंड हमारा अगर हाई ह्यूमिड टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं तो वो कहलाते हैं हमारे कैसे, थर्मो एसिडोफिल्स। और मार्सी एरिया में पाए गए बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहा जाता है। आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं ये नॉर्मल बैक्टीरिया की लिविंग जो स्टाइल होती है उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इनकी एक स्पेशल पेक्टिन की बनी होती है जो इनको काफी हार्ड और ह्यूमिड कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आपने भी देखा कि जो मार्सी बैक्टीरिया यानी मार्स प्लेस पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया जिनको मेथनोजेंस कहा जाता है, ये एक्चुअल कहाँ पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स के मिडगट में पाए जाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो या पर्टिकुलर हमारे कैमल वगैरह के मिडगट में पाए जाते हैं। जिससे क्या करते हैं, उनके काउ डंग केक को यानी जो गोबर आप कहते हो उनको क्या करते हैं, वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस कराने के लिए कैपेबल बनाते हैं। क्योंकि जनरली जो ये पर्टिकुलर हर्बीवोर्स एनिमल है काऊ बफेलो, ये जनरली स्टार्च का कंजम्पशन करते हैं। इन स्टार्च का कंजम्पशन करने के बाद ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो आपका आर्ची बैक्टीरिया ये कैसा है,
एक स्पेशल प्लेस पे रहने वाला बैक्टीरिया, जैसे आप कहते हो ना कि हमारे एक रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, तो विदेश टाइप वाला बैक्टीरिया यही है। यानी 3 टाइप के मौसाजी हैं, यानी स्पेशल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर सॉल्टी प्लेस पे है तो वो क्या होंगे, हेलोफिल्स। टेम्परेचर हाई है उस रीजन में पाए गए तो थर्मो एसिडोफिल्स, और मार्सी एरिया यानी दलदल में पाए गए तो क्या है, मिथनोजेंस कहलाते हैं, जिनका स्ट्रक्चर और इनके फीचर इनको क्या करता है, किसी भी हाई ह्यूमिड या एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन अवेलेबल कराता है, जिस कारण से ये इजिली क्या कर लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। ये 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब देखिए ये तो हो गया हमारा आर्ची बैक्टीरिया का। अब इसके बाद हमारा आता है यू बैक्टीरिया की कैटेगरी। यू बैक्टीरिया, जैसे आपने यू कैरियोटिक सेल पढ़ा था, यू कैरियोटिक सेल पढ़ा था आपने किसी न किसी क्लास में, शायद 9th में पढ़ा होगा। यू बैक्टीरिया का मीन्स होता है ट्रू बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया किस चिड़िया का नाम है, यानी वेल डेवलप बैक्टीरिया जो होगा वो हमारे किस कैटेगरी में आएगा, वेल डेवलप बैक्टीरिया हमारे पर्टिकुलर यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएगा, जिसमें बताया जाता है कि इसमें एक रिजिड सेल वॉल और उसके साथ साथ लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में फ्लैजिला या सीलिया पाया जाता है, और उसके साथ साथ कभी कभी एक ऑर्गन और होता है लोकोमोटिव जिसे पीली कहा जाता है, ये पाया जाता है। जिसमें देखा गया है कि कुछ बैक्टीरिया, एक आपका बैक्टीरिया जिसे कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, ये नेम है साइनोबैक्टीरिया, जिसे BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक, ये पर्टिकुलर एक्वेटिक इन नेचर होते हैं। उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा गया, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि क्लोरोफिल के सिमिलर होते हैं। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर ग्रीन इन कलर, यानी साइनोबैक्टीरिया की कलर कैसी होगी, ग्रीन इन कलर। उसके साथ साथ कुछ और पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल के, जिसके कारण से इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होंगे या हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होंगे, बताइएगा, बोलिए बेटा। इफ क्लोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन दैट केस व्हाट सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया इज दैट? वेरी गुड सृजल सिंह, ऑटोट्रॉपिक, यानी क्लोरोफिल की अवेलेबिलिटी के कारण ये क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे। उसके साथ साथ देखिए ये जो पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया के कैटेगरी के मेंबर्स हैं, ये हमेशा कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, यानी सिंगल कभी भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। जब भी रहेंगे कैसे, एक कॉलोनी बना के रहेंगे, यानी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया अवेलेबल होगा। अब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रहने से बेनिफिट्स क्या मिलेगा, कोई बताएगा कि इफ एनिमल्स दिस काइंड ऑफ एनिमल्स आर लिविंग इन अ ग्रुप, क्या बेनिफिट होंगे उनको? बोलिए, जानवी, अनुरोध, बेटा जिसको आंसर आता हो बोल दिया करे कि अगर हाँ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सुनेगा। If animals are living in a colonial form, on that condition they can easily transmit or transfer their nutritory material, यानी जब ये ग्रुप में रहेंगे किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म को अगर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो अपने नेबरहुड एनिमल से ऑर्गेनिज्म से क्या कर लेगा, इजिली कैरी कर लेगा। इसके बाद देखा गया है कि ये जो पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फ्रेश वाटर, उसके साथ साथ मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी इनकी जो पर्टिकुलर प्रेजेंस है वो हमारे किस किस तरह, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में कोई डिफरेंस बताएगा कि हम फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, बोलेगा बेटा, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में डिफरेंस क्या है? मुस्कान, आयुषिका, बेटा आप लोग बताइए। मैराइन वाटर सॉल्टी होता है और फ्रेश वाटर मूविंग वाटर होता है। वेरी गुड, यानी जो फ्रेश वाटर यानी रिवर का जो वाटर जिसे फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रखा गया वो क्या होता है,
मूव करता रहता है। मूविंग वाटर हमारे क्या होते हैं, फ्रेश वाटर, लेकिन जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होल्ड हो जाए वो हमारे फ्रेश वाटर की कैटेगरी में ही होते हैं। और मैराइन वाटर में सॉल्ट की एक्सेस बहुत ज्यादा होती है, यानी पर्टिकुलर मैराइन वाटर हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट। अब देखिए, इसके साथ साथ देखा गया कि ये जो पर्टिकुलर हमारे बैक्टीरिया है, इनका हम एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं आपको। बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोती जैसे। अब इस बीड लाइक स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। अब देखिए, हेट्रोसिस्ट की बात करें तो हेट्रोसिस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया से पाए जाते हैं जहां पे नाइट्रोजन की एब्सेंस होती है। ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया सराउंडिंग के नाइट्रोजन का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिस कारण से क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने क्लास 9 10 में पढ़ा हो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में एक नाम आता था नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह रहती है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बोथ बेनिफिशियल टू ईच अदर, यानी जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को क्या करें, बेनिफिट पहुंचाएं, वो बैक्टीरिया की कैटेगरी क्या होती है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जैसे लैंडलॉर्ड और उनका किराएदार, यानी मकान मालिक और किराएदार का जो रिलेशनशिप है वो एकदम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह रहता है। कैसे, लैंडलॉर्ड को पैसा मिल जाता है और जो उनका रेंट होल्डर होते हैं उनको क्या मिल जाता है, रहने का प्लेस मिल जाता है। उसी तरह ये भी है। अब अगर ये नॉनस्टॉक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तो ये जो पर्टिकुलर हमारा नॉनस्टॉक है ये कैसा होगा, ये हमारा हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर नहीं होगा, ये हमारा ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का कंजम्पशन करके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करा रहा है, फूड की अवेलेबिलिटी करा रहा है। और इनमें ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी नाइट्रोजन जो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनका यूटिलाइजेशन करके ये अपनी बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और एटीपी को क्या कहा गया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। याद होगा, ये क्लास 10 में पढ़े थे। बोलिएगा बेटा। कोई बोलेगा बेटा? अब सुनिए, इसके साथ साथ देखा गया है कि ये तो हमारे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में आप जान चुके कि मोस्टली दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। ये जो पर्टिकुलर होते हैं ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले नेचर में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। उसके साथ साथ देखा गया कि ये कैसे नेचर के होते हैं, डिकम्पोजर टाइप के होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होता है, कोई बताएगा? डिकम्पोजर्स क्या होता है, आदर्श द्विवेदी? अनुरोध? Sir, organism that break dead and decaying material. हाँ, यानी द ऑर्गेनिज्म हु ईट कंज्यूम डेड एंड डीके मटेरियल बाय क्लीनिंग द एनवायरनमेंट और विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डैमेज टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट, वो डिकम्पोजर्स कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के में लैक्टोबैसिलस भी आता है। लैक्टोबैसिलस जिसे कहा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। अब इस लैक्टोबैसिलस का यूटिलाइजेशन करके बहुत सारे फूड सब्सटेंस हम लोग अपने घरों में बनाते हैं। जैसे जब भी इडली डोसा या कुछ भी बनता है तो उसमें क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में कर्ड ऐड कर देते हैं या पर्टिकुलर हम लोग सोडा ऐड कर देते हैं उसको डो को फ्लफी बनाने के लिए। अब उसके साथ साथ देखा गया है कि ये जो पर्टिकुलर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। पैथोजेनिक नेचर मतलब क्या है कि द ऑर्गेनिज्म who cause disease or who cause damage towards the environment or maintain the fertility of the soil। हाँ सृजल बेटा सही है आपका। पैथोजेनिक नेचर में से वो क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड की डिजीज को कॉज करते हुए चलेंगे। अब इसके साथ साथ देखा गया है जो कौन कौन सी डिजीज है, जैसे ह्यूमन बींग्स और क्रॉप या किसी पर्टिकुलर एनिमल पेट वगैरह में डिफरेंट काइंड की डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटनेस है। ये सारी डिजीज डिफरेंट काइंड की बैक्टीरिया के थ्रू परफॉर्म की जाती है। अब अगर इनमें देखें, ये तो इनका हैबिटेट और न्यूट्रिशन हो गया। अब इसमें आता है इनके रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन के लिए बताया गया कि रिप्रोडक्शन जनरली कॉज होता है इनमें फ्यूजन के थ्रू।
अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक्टीरियम सेल। बैक्टीरियम क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है, यानी सिंगल बैक्टीरिया को क्या पढ़ा जाता है? बैक्टीरियम पढ़ा जाता है। तो ये जनरली फ्यूजन। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स क्या है कि इनके लिविंग लाइफ के लिए जो सुटेबल कंडीशन है, जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी इम्प्रॉपर कंडीशन में हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने रेस्टिंग स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये रेस्टिंग स्पोर्स क्या करते हैं? फ्यूज होके जहां पे पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया से दूसरे सेल्स में डीएनए का ट्रांसमिशन होता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब इसमें एक ऑर्गेनिज्म और है जिसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। पढ़ा है किसी ने माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया की कैटेगरी है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी माइकोप्लाज्मा क्या है आपका? ए सेलुलर और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है। यानी ये जहां जो ए सेलुलर स्ट्रक्चर है और ये विदाउट ऑक्सीजन, ये इजिली क्या कर लेगा? हमारे सराउंडिंग में सरवाइव कर सकता है। और ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है, यानी पैथोजेनिक इन नेचर होता है। ये मोनेरा आपको समझ में आया? पैटर्न बता दीजिए। बताइएगा, पूछिए क्या पूछना है। पैटर्न जहाँ लिखे रेस्टिंग स्पोर्स के ऊपर वो बता दीजिए। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, मैसेज कर दो, मैं तुरंत पढ़ लूं। टाइप ऑफ मैसेज, चैट आपके लिए ओपन है, आप मैसेज कीजिए, मैं पढ़ा देता हूं। अनपैटर्न क्या लिखे हो? ठीक है, जो हर्ष क्या अनपैटर्न लिखे? लिखे हैं रेस्टिंग स्पोर्स के जो हैं अनपैटर्न करके कुछ सेल वॉल के जस्ट बगल। सेल वॉल के जस्ट बगल, ये सिंगुलर लिखा भैया। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक्टीरियम सेल। और बैक्टीरियम के लिए मैंने बताया कि बैक्टीरिया होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरियम, यानी इनकी यूनिट क्या होगी? इनकी यूनिट, बैक्टीरिया की यूनिट जो होगी, बैक्टीरिया की यूनिट है बैक्टीरियम, यानी सिंगल बैक्टीरिया को क्या कहा जाएगा? बैक्टीरियम कहा जाएगा। और उसके बाद यहां हमने माइकोप्लाज्मा के रेफरेंस में बताया है ना। देखिएगा, यहाँ बैक्टीरियम बताया कि बैक्टीरिया क्या होता है कि सेल वॉल उसमें अवेलेबल नहीं होती और ये एसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, जहां पे बताया गया कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। ठीक हर्ष? ठीक है, ठीक। अब देखिए, यहां तक तो था बात हमारे मोनेरा का, यानी मोनेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके बाद हम चलेंगे सेकंड किंगडम पे, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा एक यहां से स्टार्ट होता है सिंगल सेल यूकैरियोट का। देखिए, जब हम अर्थ की ओरिजिन की बात करते हैं तो जहां पे बताया गया है, आपने खुद पढ़ा होगा कई जगहों पे, कि अर्थ सन का ब्रोकन पार्ट है जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक जगह फिक्स हो गया, रिवॉल्विंग मूवमेंट स्टार्ट कर दे, जिसके बाद वहां पे क्या होने लगे? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस चेंजेस आने लगे। चेंजेस आने के बाद सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म मिला था हमें, बैक्टीरिया मिला था। लेकिन धीरे धीरे जब इवोल्यूशन यानी मॉर्फोलॉजिकल चेंज आने लगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहां पे प्रोकैरियोटिक थे, उसके बाद हमारे सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमारे आए पहले प्रोटिस्टियन, जिनको फर्स्ट यूकैरियोट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें
प्रोटिस्टा के जो जनरली ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनिज्म जो इसका होता है या सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो भी देखा जाएगा वो एक्वेटिक इन नेचर होगा। एक्वेटिक नेचर दे आर वाटर अक्वेटिक, यानी कि हमेशा जनरली कहां पाए जाएंगे, ये वाटर में अवेलेबल होंगे। सुनिए बेटा, तो जनरली इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इनका कहां दिखेगा, प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इनके मिलेंगे आपको कहां पर, एक्वेटिक इन नेचर। जिसके साथ साथ देखा गया कि प्रोटिस्टियन की जो बॉडी है क्या कंसिस्ट करती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात करें, क्या क्या होना चाहिए, एक अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग कैसा होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोरस होता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होगा जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक राउंड डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। अब इसके साथ साथ यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम। ये एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है जिसकी अवेलेबिलिटी इस प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में देखी गई, यानी जो प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनका न्यूक्लियस देखा गया, तो ये स्ट्रक्चर उनमें अवेलेबल था। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो पर्टिकुलर प्रोटिस्टियंस हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो थे वो हमारे फ्लैजिला और सीलिया थे, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में इसमें सीलिया और फ्लैजिला की प्रेजेंस देखी गई। अब सीलिया और फ्लैजिला जहां पे अगर हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो जो आउटर सेल पे यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पर्टिकुलर सीलिया होते हैं, जो इनको लोकोमोशन में यानी वाटर में लोकोमोशन करने के लिए हेल्प करती है। जैसे आप लोग नाव पे बैठे हो कभी, बताइएगा। सार्थक बाबू, नाक पे उंगली रख के बैठे हो, देखिए अगर आप नाव पे बैठे हो तो देखते होंगे कि नाव को मूव कराने के लिए पर्टिकुलर वुडन पीस की रिक्वायरमेंट होती है जो वाटर को क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में सेंड करता है, जिसके बाद नाव हमारी क्या होती है, आगे बढ़ती है। उसी तरह ये जो पर्टिकुलर सीलिया फ्लैजिला है जो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ये वाटर को इनकी बॉडी से क्या करते हैं, अवे करते हैं, दूर करते हैं, जिस कारण से ऑर्गेनिज्म वाटर में इजिली क्या करता है, मूव करता है। ये बात समझ में आई। अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रोटिस्टा में आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना है आपको क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट के साथ साथ यूग्लाइट, स्लाइड मोड्स, ये इतने आपको स्ट्रक्चर पढ़ने, जिसमें सबसे पहले आपको हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब अमीबा की बात करें तो अमीबा जिसे कहा गया था यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर और एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसका कोई स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं था। इनका अगर आपको लोकोमोटरी ऑर्गन याद हो तो बताइएगा कि अमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन क्या थे। स्यूडोपोडिया, वेरी गुड सफर। स्यूडोपोडिया जिसे कहा जाता था फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, जो कि इनकी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन से बनते थे, यानी जब इनकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती थी इनके आउटर ग्रोथ क्या हो जाते, डेवलप। ये जो आउटर ग्रोथ थे इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया कहा जाता था। अब इस अमीबा की बात करें तो जो ये इनिशियल फॉर्म में यूकैरियोट नहीं था, प्रोकैरियोट था, इनिशियल ऑर्गेनिज्म था इसमें किंगडम का, जहां पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता था फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल से क्या करता था, इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोसेस परफॉर्म करता था। उसके साथ साथ देखा जाता था तो एक और स्ट्रक्चर पाया जाता था जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। किसी को याद है न्यूक्लियोइड क्या
क्या होता है? याद है किसी को? नहीं, बताइए। बोलिएगा। When the nuclear material is not present inside the nucleus, they are present in the cytoplasmic region of the cell. यानी जब न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस में न होकर कहाँ पाया जाए? साइटोप्लाज्मिक रीजन में पाया जाए, तो ऐसा न्यूक्लियस क्या कहलाता है? न्यूक्लियाइड कहलाता है। ये बात समझ में आई? बोलिएगा, क्या कहेंगे? When the nuclear material of the nucleus is not present inside the nucleus, they are present in the cytoplasmic region. That kind of nucleus is known as न्यूक्लियड। यानी उस टाइम, जैसे आपको याद होगा, एक एग्जांपल चलता है कि जब दो सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल एक वेल डेवलप्ड सेल है जहां पे उसका न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारी चीजें अवेलेबल होती। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जैसे राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, ये सब नहीं होते, तो उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्मिक रीजन में पाया जाएगा, जिस कारण से उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? बोलिएगा। देखिए, अब यहां तक कि पहले आप लोग, आज आपको नोट्स में बना के दे रहा हूं कि आप लोग यहां तक की नोट्स कंप्लीट किए, यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का इतना पार्ट। इसके बाद आप टीचमेंट पे देखेंगे तो इस चैप्टर की स्लाइड रिप्रेजेंटेशन भी है, जिसके थ्रू आप देखेंगे तो आपको कुछ नए नए कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो वहां अभी केवल नोट्स कंप्लीट कीजिए, इसके बाद इसके आगे की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि आप अपनी क्लास, नेक्स्ट क्लास में आराम से पहुंच जाओ, इसलिए हम 5 मिनट्स पहले आपकी क्लास ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक, चलो, गुड डे एवरीवन। Good day, sir. गुड डे बेटा।